में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आरसीसी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 ज़रूर देखने को मिलते हैं। एंक्रोच लेंथ का टॉपिक हो गया, बॉन्ड का टॉपिक हो गया या फिर डेवलपमेंट लेंथ का हो गया। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आप जिस भी एग्जाम में बैठोगे, यहाँ से क्वेश्चन मेरे भाई ज़रूर देखने को मिलता है। तो आप डिफरेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करो, तब भी आपके लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। और जो आरसीसी के लिए जो आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर में, ज़रूर आपको कभी एलडी के ऊपर, कभी एंक्रोच बॉन्ड के ऊपर कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दें, इससे पहले हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड शेयर की बातें रखे हैं, और बेसिक मेटल के बारे में कुछ टॉपिक हमने डिस्कस कर रखा है। तो आज हमारा जो टॉपिक है बॉन्ड एंड इंक्रोच, तो यहाँ पे आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो हमारे क्वेश्चन होंगे ईएससी लेवल के। तो हम लोग ईएससी के लेवल को भी सॉल्व करेंगे, पर हम सबसे पहले अपने बेसिक बना लेते हैं ईएससी एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने के बाद। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि टेंशन बार इन ए कैंटिलीवर बीम मस्ट बी एंकर्ड इन द सपोर्ट अप टू। तो आपने देखा होगा कि आपकी ये कैंटिलीवर बीम इस तरीके से होती है, इस तरीके से आपकी कैंटिलीवर बीम आपकी होती है। इसके अंदर जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ होती है, यहाँ तक क्या होता है, ये आपका मेन इन्फॉर्मेशन पड़ा होता है। पर आपका जो किसके अंदर तक एंकरेज करने के लिए ये जो लंबाई इसके अंदर डाली जाती है आपके बीम के कॉलम के अंदर, इसको हम लोग कहेंगे कि एलडी लंबाई कम से कम होनी ही होनी चाहिए। मतलब कभी भी एलडी से कम तो होनी नहीं चाहिए, एलडी लंबाई होनी चाहिए फॉर द एंकर्ड के लिए, मतलब कि सपोर्ट बनाने के लिए, स्थिरीकरण कड़ इसे हिंदी में कहते हैं। तो ये आपकी एलडी लंबाई होनी चाहिए किस केस में, जब आपका कैंटिलीवर बीम होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हेन एच वाई एस टी बार आर यूज इन प्लेस ऑफ माइल स्टील बार। जब आपकी एच वाई एस टी बार का यूज किया जाता है किसके प्लेस पर, माइल स्टील बार के प्लेस के ऊपर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आप क्या होगा। तो आपने देखा होगा कि आपकी प्लेन बार होती है, जिसको हम लोग माइल स्टील बार कहते हैं, पर जो एच वाई एस टी बार होती है मेरे भाई, उसके ऊपर कुछ ऐसे 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 करके एंकरिंग मतलब की होती है। तो इससे क्या होता है, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आपकी बॉन्डिंग में काम आता है। कंक्रीट और स्टील के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, और वहाँ पे जब ये आपस में अंदर काम करते हैं, तो यहाँ पे बॉन्डिंग इनकी अच्छी होती है। तो कहा जाता है कि लगभग कितना, आईएस कोड कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, आईएस कोड कहता है कि ये आपकी 60% बढ़ जाती है। मतलब अगर प्लेन बार आप यूज़ कर रहे हो, या अगर आप उसकी जगह पे आप एच ओ एस टी बार यूज़ कर रहे हो, तो प्लेन बार की अपेक्षा इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 60% आपकी इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो भी इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है, जो भी इनकी बॉन्ड होती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि जो एच ओ एस टी बार होती है, अगर हम लोग माइल्ड स्टील की जगह पे यूज़ कर रहे हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज कर जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपको हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ए बार, मतलब कि बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक। तो कितना होना चाहिए मेरे भाई, जहाँ पे आप हुक बनाते हो, तो हुक के बाद आप कुछ लंबाई इसको एक्स्ट्रा लेके जाते हो, उसी को कहा जाता है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन। मतलब वो कितना सीधा पार्ट होता है बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक, जहाँ पे आपका हुक एंड होता है, उसके बाद आप कितना लेके जाते हो। तो मिनिमम 4 टाइम्स ऑफ मेन बार का डाया, मतलब जो आपका 5 मेन बार होगा, उसके डाया का 4 पाई आपका मिनिमम आपका जाना चाहिए। ठीक है, ये आप करते हो, तो कहाँ हो जाएगा 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। कितना होता है, 4 टाइम्स होता है। ये आपका आईएस कोड कहता है, आप आईएस कोड उठा के देखोगे तो ये सारी बातें वहाँ पे लिख रखी हैं। तो आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आईएस कोड से आते हैं, जो कि बॉन्ड एंड एंक्रोच से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। लैप लेंथ इन कंप्रेशन सेल नॉट बी लेस देन। अब देखो लैप लेंथ की अगर हम बात करें कि लैप लेंथ होता क्या है, ठीक है, तो ये आपका जो है, अगर हम बात करें कि इसका डिफरेंट तरीके से, अगर हम फ्लेक्सुरल में बात करेंगे, या फिर डायरेक्ट टेंशन में बात करेंगे, या फिर हम कंप्रेशन में बात करेंगे, तो इसकी लंबाई अलग अलग होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कंप्रेशन के केस में, तो लेस देन 24 फाई। ये फाई क्या है, फाई है मेरे भाई, ये फाई है आपका 15 फाई, 25 आपका 35। तो लेस देन 24 फाई, सेल नॉट बी लेस देन, किससे अधिक, किससे कम नहीं होनी चाहिए, 24 फाई। तो देखना कंप्रेशन में आप कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि एल डी अथवा 24 फाई, या फिर आप फ्लेक्सुरल में देखोगे, फ्लेक्सुरल टेंशन क्वेश्चन कभी पूछता है तो कहता है एल डी अथवा 35। ठीक है, मतलब इसमें जो मैक्सिमम हो उससे कम नहीं होनी चाहिए। फिर आप डायरेक्ट टेंशन में देखोगे तो 2 एल डी अथवा 35, व्हिच वन इज ग्रेटर आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे कंप्रेशन में पूछा है, तो लैप लेंथ कितना हो जाएगा, 24 फाई आपका रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपसे फ्लेक्सुरल में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट टेंशन में पूछ सकता है। तो दोनों में याद रखना, डायरेक्ट टेंशन में 2 एल डी अथवा 35, व्हिच वन इज ग्रेटर। फिर अगर आप फ्लेक्सुरल टेंशन की बात करें तो एल डी अथवा 35 इज ग्रेटर। ठीक है, इफ़ अ बीम फेल इन बॉन्ड, अगर आपका बीम बॉन्ड में फेल हो जाती है, देन इट बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली बाई। ठीक है, बीम, अगर इफ़ ए बीम फेल इन बॉन्ड, अगर आपकी कोई बीम बॉन्ड में फेल हो रही है,
देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली। तो हमको बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाना पड़ेगा? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हमको बढ़ाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बार, ठीक है, नंबर ऑफ बार। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप अभी 2 बार 3 बार यूज कर रहे हो, तो अगर आपको बॉन्ड में बढ़ाना है तो आपको नंबर ऑफ बार बढ़ाना पड़ेगा। आप 3 जगह 6 8 बार यूज कर लीजिए, ठीक है। पर इसका अगर डाया यहाँ अगर डाया अगर 20 है तो यहाँ आपको डाया कम करना पड़ेगा। तो यूजिंग आपका थिनर बार बट मोर इन नंबर, बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। टेंशन बार इन ए कैंटिलीवर बीम मस्ट बी इनक्लोज इन द सपोर्ट अप टू। जो टेंशन बार होती है कैंटिलीवर बीम में मस्ट बी इनक्लोज इन द सपोर्ट अप टू। तो ये आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका ये पहले 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2000 आपका 7 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। फिर उसके बाद यही क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते थे। पर अगर आप देखोगे मैं भी आपको 2023 और 22 के भी क्वेश्चन कराऊंगा तो अब रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते मेरे भाई। ये पहले के क्वेश्चन है जो रिपीट होते थे। अच्छा हाँ, पहले होता क्या क्वेश्चन एसएससी, बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं क्या भाई हम एसएससी जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें और हम ये फला बुक कर लें तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? मेरे भाई पहले होता था। आप अब कोई ये कॉन्फिडेंस नहीं है, या कोई नहीं कह सकता आपको कि फला बुक को लो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, कोई बुक करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बस आप कंसेप्ट पे अगर आप क्लियरिटी रहेगी तो बस। हाँ, अगर ये आप इन दोनों बुक को करते हो, कोई भी डिफरेंट अगर बुक आप कोई करते हो तो वहाँ से आपको 50 to 60% नंबर स्कोर कर सकते हो। पर सिलेक्शन के लिए कोई श्योरिटी नहीं होगी। सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए होगा कि आपका कंसेप्ट अच्छा हो, ठीक है। जब कंसेप्ट अच्छा रहेगा क्वेश्चन कोई भी बनेगा तो आप कर पाओगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को जारी आगे रखिए। पहले क्वेश्चन रिपीट होते थे पर आपके टाइम में नहीं। जैसे ये है, इफ़ ए बीम फेल इन बॉन्ड देन इट बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट। देखो ये सेम क्वेश्चन आपके 2009 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। अभी आपने इस क्वेश्चन को देखा था, यूजिंग द थिनर बार बट मोर इन नंबर। तो बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इफ़ फाई इज द डायमीटर ऑफ ए बार इन टेंशन, अगर आपका फाई डायमीटर ऑफ ए बार इन टेंशन, स्टैंडर्ड हुक इज इक्विवेलेंट टू द एंकरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेट लेंथ गिवन बाई। स्टैंडर्ड हुक जो आपका होता है तो यू जो आपका स्टैंडर्ड हुक होता है आपका यू टाइप का होता है और इसको हम लोग कहते हैं क्या? 16 फाई टाइम डायमीटर 16 × 5। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है। 16 फाई आपका यहाँ पे रहने वाला है आंसर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि 45 के लिए आप कितना पढ़ते हो तो 4 फाई होता है। 90 डिग्री के लिए कितना होता है आपका? 8 फाई होता है। 135 के लिए कितना होता है? 12 फाई होता है। 180 डिग्री के लिए, इसी 180 डिग्री को हम लोग यू हुक कहते हैं या इसी को स्टैंडर्ड हुक भी कहते हैं। तो आपका हो जाता है आपका 16 फाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद, अगर आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ कंक्रीट की इंक्रीज कराना तो क्या करोगे? क्वांटिटी ऑफ स्टील बढ़ाओगे? नहीं मेरे भाई, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बढ़ा दोगे आप? या फिर आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाना पड़ेगा या क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट? देखो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, क्वांटिटी ऑफ स्टील बढ़ाने से नहीं होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आपको कंक्रीट का बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में इंक्रीज कराना है तो आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको इंक्रीज कराना पड़ेगा। जितना आप अधिक ज़्यादा आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करोगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जैसे मान लो अगर आप M20 यूज कर रहे हो तो उसके आप देखा होगा टाउ BD की वैल्यू कुछ और होती है। जैसे कि अगर आप ये LSM में देखोगे तो वहाँ पे 1.2 देखने को मिलेगी, ठीक है। M25 के लिए कितना होगा आपका? 1.4 होगा। जैसे जैसे आप ग्रेड अपग्रेड बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप M20 हो गया, ठीक है, या फिर आपका M25 हो गया, या फिर आपका M30 हो गया, या फिर आपका M35 हो गया, तो आप देखोगे M20 के लिए कितना होता है? 1.2 होता है। M25 के लिए टाउ BD की वैल्यू जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको बताता है 1.4 इसके लिए होती है। इसके लिए वैल्यू 1.5 होती है। इसके लिए वैल्यू 1.7 होती है। M40 या उसकी अब के लिए 1.9 होती है। तो आप देखोगे जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ रहा है वैसे वैसे टाउ BD की वैल्यू भी आपकी बढ़ती चली जा रही है। तो आप क्या करोगे? अगर आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाना है कंक्रीट के अंदर तो आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाना पड़ेगा। आप स्टील बढ़ा लो, स्टील कितना ही बढ़ा लो, क्वांटिटी ऑफ स्टील बढ़ा लो, नहीं बढ़ेगा मेरे भाई। आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाओगे कंक्रीट के अंदर तो आपके लिए ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन फॉर HOST बार द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस एल बाई। तो अभी आपको मैंने बताया था अगर आप प्लेन बार यूज कर रहे हो और उसके जहाँ पे आप HOST बार यूज कर रहे हो तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज होता था? इंक्रीज बाई कितना होता है? 60% आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। इफ सिग्मा एस इज द स्टीयर स्ट्रेस इन ए बार एंड टाउ BD द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस देन द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है LD इक्वल टू 5 × सिग्मा S डिवाइड बाई 4 टाउ BD। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला होता है।
अच्छा हाँ, इस फार्मूले में ध्यान रखना, कभी कभी आपको ऑप्शन में ये फार्मूला नहीं लिख करके हो सकता है वो विथ रेस्पेक्ट टू एच वाई एस टी बार दे दे, तो हो जाएगा 5 इंटू टाउ एस। आपको पता है ये टाउ बी टी की वैल्यू 60% बढ़ जाती है, तो 16 चौकों 64 प्लस 6.4 टाउ बी टी देखने को मिलेगा। कभी कभी ये आपका 6.4 टाउ बी टी नीचे ना होकर के 5 होगा। 5 कब होगा? जब यही वैल्यू कंप्रेसर में लिखी जाए। कंप्रेसर में कितना होता है? 25% आपकी इंक्रीज होती है टाउ बी टी की वैल्यू, तो हो जाएगा 5 इंटू सिग्मा एस 4 इंटू 1.25 टाउ बी टी, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 5, तो यही आपका हो जाएगा 5 टाउ एस बी टी। तो यहाँ पर नॉर्मल पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मिल गया। द बियरिंग स्ट्रेस एट बेंड ऑफ आर लिमिट स्टेट मेथड कंपेयर टू वर्किंग स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन इज, तो क्या हो जाएगा आपका 1.5 टाइम्स आपका मोर होता है बियरिंग स्ट्रेस। जैसे कि आपने तो जो भी आपकी बियरिंग स्ट्रेस मेरी भाई होती है, बियरिंग स्ट्रेस एट बेंड पर, जैसे कि मान लो ये आपका है, ये आपका ऐसे, तो यहाँ पे बेंड हो जाता है, तो ये बेंड पर पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होता है। अगर कंपेयर करोगे डब्ल्यू एस एम सी, तो ये आपका हो जाता है 1.5 टन। इसका फार्मूला होता है, अगर आप आई एस कोड उठा के देखोगे तो क्लॉज नंबर 26.2.2.5 पे लिखा हुआ है कि जो भी आपकी बियरिंग स्ट्रेस होगी वो नेवर भी, मतलब ये अब ग्रेटर देन होगी 1.5 टाइम्स ऑफ एफ सी के डिवाइड बाई 1 प्लस 2 टाइम्स 5 बाई ए। ठीक है, तो ये 1.5 टाइम ज़्यादा होती है। अगर हम इसी फार्मूले को अगर हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यू एस एम में, तो ये आपका 1.5 यहाँ पे नहीं होता है। तो ये बेरिंग स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है इस तरीके से कुछ आपका रहने वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये आई एस कोड की बातें हैं जो कि 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका। द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड reinforcement एंड कंक्रीट इज अफेक्टेड बाई, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है बिटवीन स्टील और reinforcement के बीच में, जो कंक्रीट जिसे अफेक्टेड होता है, तो आपका किससे किससे? स्टील की प्रॉपर्टीज से, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज से, सिंकेज ऑफ कंक्रीट से। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखना मेरे भाई, जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो स्टील की प्रॉपर्टीज से भी प्रभावित होता है। क्योंकि स्टील की प्रॉपर्टीज कौन सी? जैसे कि मान लो अगर Fe250 है, तो आपने देखा था Fe250 की कम होती है, Fe415, तो मतलब वो स्टील की प्रॉपर्टी से प्रभावित हो रहा है कहीं ना कहीं। आप जैसे Fe415 या फिर 500 की बात करते हो, तो यहाँ पे 60% बढ़ जाता है। पहले कंक्रीट की प्रॉपर्टी आपने देखा था, ये ग्रेड आपका बढ़ रहा था, M20 M25 M30, तो ग्रेड जैसे जैसे बढ़ रहा था टाउ बी टी वैल्यू बढ़ रही थी। सिंकेज ऑफ कंक्रीट, भाई सिंकेज ऑफ कंक्रीट, अगर सिंकेज होगा, अगर सिंकेज डेवलप हो रहा है कंक्रीट के चारों तरफ, स्टील बार के जो मतलब चारों तरफ में, तो वहाँ भी बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होती है। तो कहीं ना कहीं सिंकेज क्या करता है, कंक्रीट के जो सिंकेज होता है वो आपके बॉन्ड में काम आता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर, ए बी एंड सी आपका। नेक्स्ट है बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट के बीच में और स्टील के बीच में, फ्रिक्शन भी वहाँ पे आता है, एडेशन भी होता है, तो इन दोनों की वजह से होता है। तो बोथ हाफ दीज आर द राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो रहने वाला है आंसर, वो आपका बोथ की वजह से आपका रहने वाला होता है। नेक्स्ट आ गया है क्वेश्चन आपका, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर हम बात करें टेंसल रीइंफोर्समेंट बार ऑफ रेक्टेंगुलर बीम के अंदर, तो वहाँ पे जो एक अब यहाँ बताना इनकरेक्ट बताना आपको, जो यहाँ पे गलत आंसर है वो बताना है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, टेंसाइल रीइंफोर्समेंट बार ऑफ रेक्टेंगुलर बीम आर कर्टेल इफ नॉट रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट। हाँ, तो हम लोग कर्टेल क्यों करते हैं? जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम होता है वहाँ हम लोग कर्टेल कर देते हैं, ये बात तो सही है। आर बेंट अप एट सुटेबल प्लेस टू सर्व एज शियर रीइंफोर्समेंट, बेंट अप कर देते हैं। आर बेंट डाउन, भाई देखो बेंट डाउन नहीं करते, जो भी आपकी रीइंफोर्समेंट होती है उसको हम लोग बेंट अप कर दे, ऊपर उठा दे, ना कि हम लोग उसको नीचे की उठा दे। नहीं नहीं नहीं, हम लोग जब बेंट अप करते हैं, आपने देखो कई जगह स्ट्रक्चर जो बनी होती है कुछ इस तरीके से आपकी रहती है, ऐसे आपके स्ट्रक्चर रहते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ बेंट अप कर दिया जाता है, यहाँ बेंड कर दिया जाता है, यहाँ बेंड कर दिया जाता है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, बताइए आप, ऐसा नहीं देखा होगा ना, ऐसा नहीं देखो आप, हमेशा ये स्ट्रक्चर देखोगे कि ये आपका इस तरीके से बाहर होती है, इसको ऐसे बंद कर दिया जाता है, फिर ऐसे यहाँ पे ला करके ऊपर टॉप में बढ़ा देते हैं, ऐसे कुछ तरीके से। तो ये होते हैं आर बेंट डाउन नॉट, तो यही आपका गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत हैं, इसको हम कल की क्लास में करते हैं, आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं यहाँ तक। बाकी अगर आपने इसका अगर फार्मूला वगैरह आप रिवाइज करके आओगे तो आगे क्लास और अच्छी समझ में आएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।